नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में होने वाली परीक्षा हरियाणा लेक्चरर की जो अभी 1 जून को परीक्षा होने वाली है, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी हो या किसी अदर स्टेट में होने वाली परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। क्योंकि पीवाईक्यू को सीरीज हमारी चली हुई है जिसमें विद सॉल्यूशन के साथ हम प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास की हम कर लेते हैं शुरुआत। प्रश्न नंबर 121 प्रश्न नंबर 121 में पूछा गया है कि जिस काव्य कीर्ति पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? ये आपको सभी को पता है। कितनी नावों कितनी बार में जो है अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और ये कब प्रकाशित हुई? 1967 में। और आंगन के पार द्वार रचना भी इनकी काफी इम्पोर्टेंट है, 1961 में आई थी। और वही सागर मुद्रा जो है 1969 में। तो इनका प्रकाशन वर्षों को भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 122। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है और नहीं पर आपको ध्यान देते हुए प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्योंकि जल्दबाजी में हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं। हरिघास पर सनभर भी अज्ञे जी की काव्य संग्रह है, और हरि ओ करुणा प्रभा में भी अज्ञे जी का काव्य संग्रह है, और आंगन के पार द्वार भी अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। लेकिन सीढ़ियों पर धूप जो है ये अज्ञे जी का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि ये जो है रघुवीर शाही जी द्वारा रचित काव्य संग्रह है। रघुवीर शाही जी का काव्य संग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर शाही का है। इसके अन्य काव्य संग्रह है रघुवीर शाही जी के, और अन्य काव्य संग्रह जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। शेष काव्य संग्रह अज्ञे जी की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123। इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? यहाँ पर भी वही प्रश्न पूछा गया, लेकिन ऑप्शन अलग दे दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार भी अज्ञे जी का है। ऐसा कोई घर आपने देखा, ये जो है काव्य संग्रह अज्ञे जी का है। सदा नीरा भी काव्य संग्रह अज्ञे जी का है, लेकिन धरती जो काव्य संग्रह है ये धरती रचना है त्रिलोचन जी की है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। धरती काव्य जो है संग्रह है त्रिलोचन जी का, अज्ञे जी के द्वारा रचित। ये तीनों काव्य संग्रह आप लोगों ने देखे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कीर्ति है? लोहे की दीवार के दोनों ओर नामक जो कीर्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये कीर्ति जो है यशपाल जी की है। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ताकि यशपाल से संबंधित अगर परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उसका सही आंसर दे सको। देखते हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर एक यात्रा साहित्य है जिसके लेखक यशपाल है। इसमें यशपाल ने यूरोपीय पूंजीवादियों देशों तथा सोवियत रूस की जीवन पद्धति का अध्ययन एक जिज्ञासु यात्री की हैसियत से किया है। इस वृत्तांत में वियना, मॉस्को, लंदन, इन तीनों महासागरों के का जीवन चरित्र प्रमुख रूप से उभारा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें तो राह बीती यात्रा वृत्तांत यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। तो राह बीती में किसका वर्णन किया है यशपाल जी ने? पूर्वी यूरोप की यात्रा का। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी से माना जाता है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के अंतर्गत लगभग सभी विधाओं का जो शुरुआत है, परंपरा का शुरुआत भारतेंदु युग से ही माना जाता है, उसी प्रकार से यात्रा वृत्तांत भी भारतेंदु युग से ही शुरू हुई। लेकिन कहानी विधा की जो शुरुआत है वो द्विवेदी युग से मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। कहानी और सभी विधा, लगभग सभी विधाओं की जो शुरुआत है भारतेंदु युग से ही मानी जाती है।
सत्यदेव परिवार की यात्रा वृत्तांत है मेरी कैलाश यात्रा। ये आपको ध्यान रखनी है, काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है। आज की क्लास थोड़ी लंबी करने की कोशिश करेंगे, लगभग वही 50+ प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। मैराथन क्लास रहेगी आज हमारी, तो ये आपको थोड़ा सा जो है, ताकि आपके परीक्षा में जब आप बैठो तो आपको लगे काफी सारे प्रश्न इसी सीरीज से पूछे गए हैं या इन्हीं में से पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 125, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक इनमें से कौन माने जाते हैं? तो यशपाल जी ही माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यशपाल जी ने पूंजीपतियों के जो शोषण के विरुद्ध काफी सारी रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 126, पूछा गया है बकरी विलाप किसकी रचना है? तो आप लोगों ने काफी बार पढ़े होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक तो आपने पढ़े ही होंगे, साथ ही जो है काव्य कीर्तियां भी काफी लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो बकरी विलाप का जो काव्य कीर्ति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कीर्ति है। होली डफकी, डरहना, रानी छद्म लीला, ये काफी बार पूछी जाती है परीक्षा में। रानी छद्म लीला किसके द्वारा रचित काव्य कीर्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। बसंत, होली, उर्दू का श्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी और कृष्ण चरित्र, नए जमाने की मुखरी, ये भी काफी इंपोर्टेंट है इनके प्रसिद्ध काव्य है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 127, वंशी और मादल किस का गीत संग्रह है? तो वंशी और मादल जो गीत संग्रह है वो ठाकुर प्रसाद सिंह का है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। पूछा गया है, बताया गया है कि वंशी और मादल गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद सिंह के है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम नव गीत विधा के कवियों में प्रमुखता से लिया जाता है। कविता के क्षेत्र में महामानव प्रबंध काव्य नाम से इन्होंने महामानव लिखा है। और वंशी और मादल गीत संग्रह विशेष चर्चित रहे हैं। इनके अन्य रचनाएं महामानव 1946, कुब्जा सुंदरी, हिंदी निबंध और निबंधकार व पुराने घर नए लोग, तो ये सभी रचनाएं ठाकुर प्रसाद जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 128, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो नाटक जारी है लीलाधर जुगड़ी द्वारा कविता लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाटक जारी है 1972 कविता विधा की रचना है। इसके रचनाकार जो है लीलाधर जगोड़ी है। तो लीलाधर जगोड़ी जी द्वारा रचित ये काव्य कविता विधा की रचना है, नाटक जारी है। इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं विधाओं से संबंधित भी परीक्षा में, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? नाटक जारी है किस विधा की रचना है? और जो वो है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? अगर इस प्रकार के जो प्रश्न आपको देखने को मिले तो अवश्य विधा याद रखें कि कौन जो है किस विधा की रचना है, कौन सी रचना किस विधा की है। आपको कमेंट बॉक्स में आपके लिए आज का होमवर्क है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना है और वो किस विधा की है ये आपको बताना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, विधा बतानी है किस रचना का। एक सेकंड में यहाँ पर आपको लिख करके बता देती हूँ रचना का नाम। बाण भट्ट की आत्म कथा और किसके द्वारा रचित है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ये। और विधा जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। ये जो प्रश्न है, लीलाधर जगोड़ी जी द्वारा जो रचित नाटक जारी है, लीलाधर जगोड़ी जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? शंख मुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, काफी इंपॉर्टेंट रचना रही है ये इनकी। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, घबराए हुए शब्द, जगोड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म श्री सम्मान तथा रघुवीर शाही सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 129, बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक जो है निम्नलिखित में से ये भी जो है लीलाधर जगोड़ी जी द्वारा रचित रचना है। लीलाधर जगोड़ी
की बलदेव खटिक एवं अंतर्देशीय कविताएं बहुत प्रसिद्ध है। धूमिल की कविता 20 साल बाद देश की आजादी के 20 वर्ष बीतने पर लिखी गई थी, लेकिन आज भी पुरानी नहीं लगती। इसके दूसरी कविता मोचीराम बहुत चर्चित कीर्ति है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 130। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? प्रतिबद्ध कविता के जनक जो है परमानंद श्रीवास्तव जी माने जाते हैं। पीजीटी केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कविता के जनक कौन है, समकालीन कविता के जनक कौन है, जितने भी वे इस प्रकार के से संबंधित जनक संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रतिबद्ध कविता हुई, कविता हुई, कहानी हुई, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। समकालीन कविता, सचेत कविता, सभी आप लोगों को याद कर लेने हैं। परीक्षा से पहले रिवाइज करते हुए जाना है। तो प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव जी है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? कविता संग्रह है इनके उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक भयानक वृत्तांत। तो ये सभी रचनाएं ये परमानंद श्रीवास्तव जी द्वारा रचित है। कविता संग्रह है ये इनके, और इनके कहानी संग्रह है रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, इस बार सपने में। तो ये इनके कहानी संग्रह है। एक बार सिर्फ आप फिर रिवाइज कर सकते हैं उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 131 पूछा गया है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? तो आप लोगों को सभी को पता है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की प्रसिद्ध रचना है जिंदगी मुस्काई। जिंदगी मुस्काई जो रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित, हिंदी के जाने माने निबंधकार माने जाते हैं ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इन्होंने राजनीति और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं है नई पीढ़ी नए विचार, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू। सभी रचनाएं इंपोर्टेंट है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 132 बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार कौन है? अभी हमने पढ़ा है बाजे का पायलिया के घुंघरू नामक जो रचना है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 133 पूछा गया है कि जगत सच्चाई सार नामक रचना किसकी है? जगत सच्चाई सार नामक रचना श्रीधर पाठक जी द्वारा रचित है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक है। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने भारतोत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्ति पूर्ण कविताएं भी लिखी है। तो दूसरी ओर जॉर्ज वंदना जैसी कविताओं में भी राजभक्ति का प्रदर्शन इन्होंने किया है, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में प्राप्त हुई। तो ये पूछा जा सकता है कि जो है श्रीधर पाठक जी से की जो विशेषताएं दे देंगे उनके अंतर्गत लिख देंगे कि इन्हें प्रकृति संबंधी रचनाएं इन्होंने प्रिय नहीं थी। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रकार से समझ बेस के साथ आप प्रश्नों को करोगे, तथ्यों की बार बार रिवीजन करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चलो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं प्रश्न नंबर 134 पूछा गया है, कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? कली कौतुक रूपक नामक जो रचना प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम देखें। कली कौतुक एक रूपक है, इसके लेखक जो है प्रताप नारायण मिश्र जी है। यह उनका एक नाट्य साहित्य है। हट्टी हमीर संगीत शाकुंतल अभिज्ञान शकुंतले के आधार पर रचित गीति रूपक है ये इनका संगीत शाकुंतल। और भारत दुर्दशा इनका रूपक नाटक है। कवि प्रदेश गीति रूपक है। और इनके प्रमुख नाट्य साहित्य कौन कौन से है प्रताप नारायण मिश्र जी के? जैसे कि जुआरी खुआरी इनका प्रहसन है, तथा दूध का दूध और पानी का पानी इनकी अपूर्ण रचना है। जिस प्रकार से जो है प्रेमचंद जी द्वारा रचित जो रचना है मंगलसूत्र।
इनकी अधूरी रचना रही है, अपूर्ण रचना रही है। और प्रसाद जी की जो नाटक है इरावती, ये भी इनका अधूरा नाटक रहा है। और निराला जी की एक रचना अधूरी रह गई थी। तो काफी सारे साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिनकी रचना जो उनकी असामयिक मृत्यु के कारण जो है अधूरी रह गई थी। इसी प्रकार से जो है प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा भी दूध का दूध और पानी का पानी नामक जो रचना है उनकी अधूरी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 135। प्रश्न नंबर 135 में दिया गया है कि भाई रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है। रविंद्र कविता कानन नामक जो रचना है वो निराला जी द्वारा रचित है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला है। यह इनकी एक आलोचनात्मक कृति है। इसमें इन्होंने रविंद्र के कार्य सौंदर्य को पूर्णतः परखा है। हृदय का मधुबार काव्य रचना किसकी है। हृदय का मधुबार नामक जो काव्य रचना है वो शुक्ल जी द्वारा रचित है। तो हृदय का मधुर भार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी काव्य रचना है। इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं है बुद्ध चरित्र, लाइट ऑफ एशिया के आधार पर ब्रज भाषा में मनोहर छटा भी जो है इनके द्वारा लिखी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी द्वारा काव्य रचनाएं भी लिखी गई है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है इनमें से किस साहित्यकार द्वारा काव्य संबंधी रचनाएं नहीं लिखी गई। इस प्रकार का मैंने एक प्रश्न देखा था, वहां ऑप्शन में शुक्ल को भी दिया हुआ था। तो बच्चों को लगेगा आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल आंसर होगा और वहां पर कोई और आंसर था उस प्रश्न के अंतर्गत। तो हर एक क्वेश्चन को आपको बार बार रिवाइज करते हुए तथ्यों को समझ के साथ पढ़ते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में जब आप बैठो तो अधिक से अधिक क्वेश्चनों का आंसर दे पाओ। आजकल जो है समझ बेस के आधार पर ही प्रश्नों को पूछा जाता है। और अभी वही हाल फिलहाल में DSSB TGT PGT परीक्षा का अभी कुछ पता नहीं चल रहा। माना जाता है कि अगस्त में जो है ऐसा मान कर बैठे हैं हम कि अगस्त या सितंबर में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन उसका भी कुछ अभी पक्का पता नहीं है। तो निरंतरता के साथ हमें प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करते हुए रहना है, ताकि जब भी परीक्षा हो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो देखते हैं रश्मिमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है। रश्मिमांसा नामक जो पुस्तिका है इसके लेखक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो रश्मिमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसकी अन्य कृतियां है तुलसी, जयश्री की ग्रंथावलियां, भ्रमर, गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि। और एक है रस सिद्धार्थ, ये लिखा गया डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी प्रकार से। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्न नंबर 138 में निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है। तो इसमें से किस आलोचना आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम यहाँ पर सही नहीं दिया। रश्मिमांसा अभी हमने पढ़ा है, रश्मिमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, ना कि हजारी प्रसाद जी द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है ये। और कबीर मीमांसा रामचरित चंद्र तिवारी जी की रचना है। तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह की रचना है। और निराला की साहित्य साधना जो है 1 और 2 रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है। और हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गई है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और एक रचना है इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका। एक सेकंड। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, और जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये सभी रचनाएं जो है आचार्य प्रसाद जी की है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तीनों रचनाएं, इनका प्रकाशन वर्ष भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हिंदी साहित्य का सैद्धांतिक चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1939 में रश्मिमांसा लिखी।
और जो है 1949 में इसे प्रकाशित कराया गया। और एक रचना और है जिन्होंने शुक्ल जी के काफी प्रसिद्ध हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1929। ये पूछा जाता है परीक्षा में, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 139। समीक्षात्मक कीर्ति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? समीक्षात्मक कीर्ति आलोचना का पक्ष नामक जो है रमेश चंद्र शाह जी द्वारा लिखी गई। समीक्षात्मक कीर्ति आलोचना का पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह है। पद्मश्री रमेश चंद्र शाह ने हिंदी साहित्य के गद्य व पद्य दोनों विधाओं में जो है लिखी है। इनकी अन्य रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे कि उपन्यास देख लेते हैं, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन। इनके कहानी संग्रह है जंगल में आग और मोहल्ले का रावण, मानपत्र थिएटर आदि जो रचनाएं हैं रमेश चंद्र शाह जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो आप लोगों ने पता ही है, रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास तो इनकी प्रमुख ग्रंथ रहा है। चिंतामणि भी जो है 4 भागों में इन्होंने इसे बात प्रकाशित कराया है, तो चिंतामणि भी इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। रस मीमांसा भी आप लोगों ने देख ली थी, 1929 में लिखी गई और 49 प्रकाशित हुई। त्रिवेणी भी जो है शुक्ल जी द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 141। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा नामक जो रचना है ये राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा रचित रचना है। राहुल सांस्कृत्यायन जी जो है यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्तांत में काफी प्रसिद्ध। इनकी प्रमुख रचनाएं है राहुल सांस्कृत्यायन जी की कनेला की कथा, सतमी के बच्चे और बहुरंगी, एक सेकंड भाई, और मधुपरी इनके कहानी संग्रह है। और जयोदय और देवदास, सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री और जो है मधुर सोपन, सप्त सिंधु इनके उपन्यास है। ये आपको ध्यान रखना है, राहुल जी द्वारा रचित रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 142। प्रश्न नंबर 142 में पूछा गया है भाई कि स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कीर्ति के रचनाकार कौन है? स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली की कीर्ति जो रचना लिखी है वो जो है निम्नलिखित में से किस लेखिका द्वारा लिखी गई है? औरत की बोली, औरत की बोली जो है गीताश्री जी द्वारा लिखी गई रचना है। देख लेते हैं, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली रचनाकार जो है सुप्रसिद्ध पत्रकार गीताश्री जी रही है। यह पुस्तक किसी भी मामले में शोध पुस्तक से कम नहीं है। यद्यपि लेखिका ने इस पुस्तक को शोध तो नहीं मगर शोध जैसा कुछ ही मानती है। हिंदी में वर्णित विषय पर यह पुस्तक देश विदेश की फैले देह व्यापार का एक हैंगम सर्वेक्षण माना जाता है इनके द्वारा। और औरत की बोली के माध्यम से लेखिका ने देश के भौगोलिक सीमाओं से परे जाल की तरह स्त्रियों की अपनी जिद में लिए हुए देह व्यापार की यह व्यवस्था अलग अलग भावों की एक अत्यंत गहरा और सुनिश्चित मगर निर्णायक सर्वेक्षण का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। वह सफर था कि मुकाम था कीर्ति की लेखिका कौन है? वह सफर था कि मुकाम था नामक जो रचना है ये मैत्री पुष्पा जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, लेखिकाओं से संबंधित भी काफी सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्त्री लेखिका से संबंधित महिला रचनाकारों से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उनको भी आपको रिवाइज करके जाना है ताकि परीक्षा में याद रहे। वह सफर था कि मुकाम था की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा जी। श्रृंखला की कड़ियां तो आपको पता ही है, महादेव वर्मा जी द्वारा रचित रचना है। श्रृंखला की कड़िया के मुख्य विषय वस्तु पूछा गया है
तो स्त्री विमर्श है। आगे बढ़ते हैं श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेवी वर्मा की समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। स्त्री विमर्श इसमें प्रमुख है। डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय के शब्दों में आज स्त्री विमर्श की चर्चा हर ओर सुनाई पड़ती रही है। महादेवी वर्मा ने इसके लिए पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार कर दी थी। सन 1942 में उनकी कीर्ति जो है श्रृंखला की कड़ियाँ सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है। इसमें तत्कालीन समाज परिस्थितियों में नारी की दशा, दिशा एवं संघर्षों पर महादेवी ने अपनी लेखनी चलाई। तो ये जो है आपको कोटेशन ध्यान रखने हैं, किसकी है? हृदय नारायण उपाध्याय जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 145। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी है। इनकी और अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कि विश्व साहित्य, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए, कुछ यात्री, हिंदी साहित्य, कथा साहित्य और कथानक आदि जो है इनकी प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। हम, मेरी अपनी कथा, मेरा देश, वे दिन, मेरी प्रिय निबंध, समस्या और समाधान, नवरात्र, जिन्हें नहीं भूलूंगा, हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक समीक्षा इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। तो इनके निबंध संग्रह भी आपको ध्यान रखना है। और एक वे दिन नामक जो उपन्यास जो लेखक जो है वो है निर्मल वर्मा जी। ये काफी प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1949 में राष्ट्रपति की उपाधि से अलंकृत किया गया। ये मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। इन्होंने 1920 से 1927 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 146। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 147। हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? मैंने आपको पहले ही बताया था, हजारी प्रसाद जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर नहीं दिया गया भाई, क्या देख लेते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका नामक इतिहास ग्रंथ के इतिहासकार ने नहीं लिखा। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को प्राप्त हुआ, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्तित व विस्तृत स्वतंत्र रूप से दिया गया। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई। तो मैंने आपको बताया ही है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इनकी रचना है और उद्भव और विकास भी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। 1900 प्रश्न नंबर 148। प्रश्न नंबर 148 में पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस रूप में प्रकाशित हुआ, किस नाम से, किस शीर्षक से, तो आपको बताना है। तो एक सेकेंड भाई। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक से जो है शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास को प्रकाशित कराया गया सबसे पहले। एक सेकेंड भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम यहाँ पर देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है सबसे पहले किस रूप में लिखा गया, किस नाम से लिखा गया? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में, जिसे आगे परिवर्तित करके विस्तृत करके स्वतंत्र रूप का पुस्तक दे दिया
और इसके आरंभ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया कि जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य इतिहास के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है और ये कोटेशन जो है परीक्षाओं में बार-बार पूछी जाती है। आपको ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो क्या है। शुक्ल जी ने बताया है कि जो जनता रही है वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का जो है संचित प्रतिबिंब जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से कहा है कि प्रस्तुत किया जाता है। तो देखते हैं जिस काल में भी जनता के हृदय में जो है किस प्रकार से परिवर्तन हुआ उसी के साथ जो है इन्होंने अपने इतिहास में बताया है कि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां क्या क्या रही। इसके से स्पष्ट होता है कि शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय करते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अर्थात कहने का मतलब ये है, शुक्ल जी कहते हैं कि हम साहित्य के इतिहास के मतलब इतिहास के माध्यम से ही साहित्य के माध्यम से ही हम जो है सभी मतलब काल सभी जनता की चित्तवृत्तियों को देखते हुए वहाँ की जो है जनता के हृदय में किस प्रकार से भाव उमड़े हुए हैं तो उनके माध्यम से जो है ये सभी व्याख्याएं हम अपने साहित्य के इतिहास में प्रस्तुत करते हैं। तब हमें पता चलता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमें जो है किस प्रकार से जो है कवियों ने मतलब व्याख्याएं प्रस्तुत की और जो पहले की जितनी भी हमारी ये सब हमें साहित्य के माध्यम से ही पता चलता है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कवियों द्वारा जितनी भी रचित रचनाएं हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि किस प्रकार जो है किस समय की क्या परिस्थितियां रही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 149 हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। आप सभी को पता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने और प्रकाशन वर्ष रहा है 1965। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास साहित्य संदेश में प्रकाशित लेख तथा हिंदी साहित्य समस्याएं और समाधान नामक पुस्तक में पर्याप्त तर्कों और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे आदिकाल कहते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। संभवतः सॉरी भाई स्वभावतः जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति साहित्य को ही आदिकाल स्वीकार कराने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। ये जो गणपति चंद्र जी के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न नंबर 150 समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन 1930 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश सन 1930 के आसपास हुआ। उनकी प्रथम प्रकाशित कृति सूर साहित्य है जो 1934 में प्रकाशित हुई। आज की क्लास में केवल हम 150 प्रश्नों को ही कर पाएंगे भाई, कोई कुछ जो है दिक्कत आ रही है इसमें बीच बीच में जो है ये वीडियोस ये लैपटॉप की जो स्क्रीन रुक सी रही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।